बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गेम ऑन है और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज। बहुत सा ज़बरदस्त एनालिसिस आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं और आज मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही है मेरी को होस्ट हिजाब जाहिद। अस्सलाम वालेकुम हिजाब, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम एंड आई एम बैक आपको तंग करने के लिए और शोएब भाई को तंग करने बिल्कुल, वेलकम बैक। वी ऑफ कोर्स वर लुकिंग फॉरवर्ड टू यू कमिंग बैक एंड इट्स ग्रेट टू हैव यू अगेन, क्योंकि बहुत सारा एनालिसिस करना है। डेफिनेटली हमने शुरुआत करनी है। पाकिस्तान अब अपना दूसरा T20 इंटरनेशनल कल खेलने जा रहा है जनूबी अफ्रीका के खिलाफ। तो क्या होना चाहिए, क्या कॉम्बिनेशंस होंगे, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे पाकिस्तान में जारी चैंपियंस T20 कप की, और उसके बाद डेफिनेटली आपको चैंपियंस ट्रॉफी से भी आगाह करना है। और इन तमाम चीज़ों के लिए हमारा बड़ा ज़बरदस्त पैनल हमें स्टूडियोज़ में भी ज्वाइन कर रहा है। साथ ही साथ आपसे सारा एनालिसिस करेंगे, सारी चीज़ें शेयर करेंगे, उनका जो तज्जिया है वो आपके सामने रखेंगे और आपके जो बहुत सारे सवालात हैं उनके भी जवाब आपको देंगे। तो सबसे पहले उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जैसा कि हमने कल भी उनके साथ बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की, आज भी करेंगे। ही इज़ ऑफ कोर्स अ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हिमसेल्फ एज वेल, हैज़ बीन अ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, ऑल्सो एन इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर एंड प्रेजेंटर, शाह फैसल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं फैसल भाई? जबरदस्त अहमद, आप सुनाइए। आई एम वेरी वेल, यू लुक फ्रेश। Means a good day at the office at the national Well, championship. we had to do a double header, so our day started quite early. Still going, no problem. Definitely. और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं another individual who happens to be a commentator, a broadcaster and presenter. I've shared many platforms with him, but finally it's great to have him in studios once again. और मैं आज ही उनको कह रहा था बहुत ही अरसे बाद मुलाकात हो रही है, but I think at the right moment and at the right time as well. Ali Yunus joins us. Assalamu alaikum Ali bhai, welcome to Game On. Thank you so much. Thank you for having me. Walaikum assalam. Good to see you again after a long time. कैसा गया आपका डबल हेडर आज? Tough था, बहुत सर्दी है यार। ये बहुत सारे लोगों का मौक़िफ़ है। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं द एसेंशियल पार्ट ऑफ गेम ऑन एंड PTV स्पोर्ट्स, द वन एंड द ओनली, द किंग हिमसेल्फ, जॉइनिंग अस इस टेस्ट क्रिकेटर शुएब अख्तर। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एज वेल। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमने डेफिनेटली बात करनी है, एंड जब आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड नाउ कि हाउ पाकिस्तान मेक्स अ कमबैक, क्योंकि थोड़ी आदत सी हो रही है कि पहला मैच हार के उसके बाद ही कमबैक करना है। नहीं, होपफुली दैट्स द पैटर्न दैट वी गेट टू सी यहाँ पे भी। विल डेफिनेटली टॉक अबाउट दैट। ऑफ कोर्स आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आई थिंक जो क्वेश्चन मार्क है वो पाकिस्तान की बैटिंग रही है। आई थिंक द बॉलिंग हैज़ बीन रिलेटिवली better as far as the right combination is concerned. तो हम definitely अपने दोनों experts को will put you through the test as well. Ready for that? Definitely. फैसल भाई, अब प्लेइंग 11 के ऊपर बात ज़रूर हमने करनी है। जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि देयर नॉट मेनी चेंजेस दैट यू कैन डू, लेकिन अब जो रिसोर्सेज हैं उन्हीं के अंदर जाना है। आपका जो अपना एनालिसिस है उसके मुताबिक आपको लगता है कोई चेंज होगी प्लेइंग 11 में, या वी गो विद द सेम स्क्वाड? आई डोंट थिंक, अगर बेंच स्ट्रेंथ जैसे हिजाब ने कहा बैटिंग में प्रॉब्लम रही है, तो हमारे पास रिजर्व में बैटर्स में सलमान अली आगा हैं और उमैर बिन यूसुफ हैं। आई डोंट थिंक कि इतना जल्दी उनकी तरफ जाएंगे। अगर हमने कल जिस तरह बात की थी, टेम्पलेट चेंज की, कल्चरल चेंज की, वो मिड सीरीज़ तो शायद होने से रही, उसके लिए बहुत ज़्यादा पहले से प्लानिंग करनी है, उसके लिए रिसोर्स तैयार करना बनता है। तो मिड सीरीज़ आई थिंक दे विल स्टिक टू दिस कॉम्बिनेशन एंड दे होप दे कम गुड, और दे हैव ऑल द एबिलिटी। हमने देखा है कि वो कर सकते हैं। थोड़ी सी लिमिटेशन ज़रूर है इन टर्म्स ऑफ पावर हिटिंग, बिग हिटिंग, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जो दूसरी हमारी स्ट्रेंथ्स हैं बैटर्स की, उसके थ्रू वो उसको रिकवर करें और उसका मेकअप करें। बाबर आजम विल बी की अगेन। आई मीन एवरी टाइम ही इज़ इन द प्लेइंग 11 यू एक्सपेक्ट फॉर्म और नो फॉर्म, आप हमेशा तवक्को करते हैं। इफ़ ही कम्स गुड, इनवेरिएबली पाकिस्तान डज वेल। तो पाकिस्तान के लिए यही होप है। मेरा नहीं ख्याल ऑन द फेस ऑफ इट के कॉम्बिनेशन में कोई इतनी चेंज होगी। इवन बैटिंग ऑर्डर शायद पर्सनल ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन जो बैटिंग का कॉम्बिनेशन है उसमें कोई चेंज मैं नहीं देख रहा। डेफिनेटली अली यूनुस, कल भी हमने बड़ा एक एनालिसिस किया कि द प्रॉब्लम इज स्टिल द स्ट्राइक रेट, और हम कहीं ना कहीं उसी ट्रेडिशनल प्रॉब्लम में फंसे हैं कि आप अगर 184 चेस कर रहे हैं तो फ्रॉम द वर्ड गो आपको इंटेंट की ज़रूरत है। अब आप उस अप्रोच को कैसे बेहतर होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि अगर प्लेइंग 11 मोर और लेस सेम है तो स्ट्रेटेजिकली आपने अडाप्ट करना। देखिए, स्ट्राइक रेट तो प्रॉब्लम हमेशा से ही रही है। जैसे आपने कहा, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमने थोड़ा कोशिश की तो कुछ डिफरेंट करने की, और उसके रिजल्ट्स भी हमें मिले। अब हम वापस उसी अपने तरीके पे चले गए। बाबर एंड रिजवान अगेन ओपनिंग। आई थिंक दिस मस्ट चेंज नाउ। हमें अब इस चीज़ को बदलना होगा, फोर्सफुली बदलना होगा, जैसे भी करें इस चीज़ को बदलना होगा। हमारे पास बेंच पे उमैर बिन यूसुफ बैठे हैं। आई थिंक ही हैज़ द फ्लेयर, ही हैज़ द इंटेंट ऑल्सो। समहाउ वी हैव टू फाइंड द वे टू गेट हिम इन। आपको वापस उसी पे जाना होगा कि बाबर आप नंबर 3 पे खेलेंगे। आपको 2 ऐसे ओपनर्स खिलाने पड़ेंगे जिनकी इंटेंट क्लियर हो, जिनकी स्ट्राइक रेट ऐसी हो कि जो हमें 180, जैसे आपने कहा
कि फ्रॉम द वर्ड गो वो आपको स्ट्राइक रेट वो दे सकें। एट द मोमेंट हम वही वापस पुराने उसी तरीके पे चले गए हैं। आई वंडर वाई, जब एक चीज़ आपके लिए काम किया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वाई टू चेंज इट, वाई टू गो बैक टू द सेम जो आपके लिए काम नहीं करता है। तो समहाउ आपको करना पड़ेगा उमैर बिन यूसुफ, मे बी उस्मान खान की जगह यू कैन ऐड हिम अप और उसको आप ओपन करवा सकते हैं अलॉन्ग विद आई वुड वांट सैम अयूब टू ओपन विद हिम एंड बाबर एट नंबर 3 एंड रिजवान कैन बी अ फ्लोटर। अगर आपकी जल्दी विकेट्स गिरती हैं तो यू कैन ऑलवेज ब्रिंग इन रिजवान एट एनी पॉइंट, बट ऊपर टॉप 3 यू हैव टू हैव दैट इंटेंट एंड स्ट्राइक रेट विद हिम। बिल्कुल मेरा ख्याल है ओवरऑल द स्ट्राइक रेट इज समथिंग जिसके बारे में ऑल ऑफ अस एग्री आर ऑन द सेम पेज कि यहाँ पर थोड़ा सा पाकिस्तान को अब अपनी एवोल्यूशन दिखानी पड़ेगी। बट शुएब भाई, आपने कल भी बात की थी, आपने जिस तरह कहा कि मैं बाबर को भी एडवाइस करता हूँ, रिजवान को भी, अब इनको अब वो वाली क्रिकेट खेलनी पड़ेगी जो डिमांड है। तो अगर कोई ऐसी चेंज हो रही है कि इनमें से हम देख रहे हैं एक नंबर 3 पर जाने लगा है, तो फिर ओपनिंग का क्या रोल बनता है? क्योंकि साइम ही एक ऐसे थे जो बड़े फ्लैम्बॉयंट नजर आए। ऑब्वियसली साइम पे प्रेशर हो जाएगा बहुत ज़्यादा और उसको डिलीवर करना पड़ेगा, बच्चों को डिलीवर करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू टेक देयर प्लेस। और ऑब्वियसली जब आप बाबर 3 पे आता है और रिजवान नीचे आता है अगेन, देन उन पे ज़्यादा प्रेशर होगा क्योंकि उनकी गेम में वो इतनी फ्लैम्बॉयंस है नहीं, इतनी चीज़ बाबर या उसके, बट दे हैव टू कम आउट ऑफ द स्किन टू टू फिनिश द ए दैट दे हैव टू बिल्ड द गेम, एंड सेकेंडली दे हैव टू जस्ट finish the game, wrap up the game and win the game somehow. There has to be a finisher. 20 ओवर हैं तो इन 15 ओवर में उनको आउट ऑफ द स्किन खेलना पड़ेगा। द प्रेशर इज माउंटिंग ऑन बाबर एंड रिजवान ऑब्वियसली, बट आई विश देम बेस्ट ऑफ लक यार। आई थिंक ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि बाबर नहीं कर सकता, दो कि आई बिलीव दैट रिजवान की पावर हिटिंग इतनी ज़्यादा नहीं है कि बाबर के पास वो ताकत है वो कर सकता है, बट अगेन फ्लैम्बॉयंट होना, इम्पैक्ट प्लेयर होना, इम्पैक्टफुल प्लेयर सेलेक्ट करना, उन्हीं के साथ ही आपको T20 खेलनी चाहिए। आप खेलेंगे भी आने वाले वक्तों में और आपको यही करना पड़ेगा, जो दुनिया कर रही है उसके ऑपोजिट आप नहीं चल सकते। तो आपको जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करें। इम्पैक्ट इम्पैक्ट इम्पैक्ट, दैट्स व्हाट यू नीड इन द बॉलिंग, इन द बैटिंग, इन द मिडल ऑर्डर, इन द फिनिशर। ये नहीं हो सकता कि आप कुछ लोगों को अकोमोडेट करने के लिए यू कैन नॉट पुट दिस होल टीम एट स्टेक। इम्पैक्ट और इम्पैक्ट की बात बड़ा की। फेवरेट वर्ड बन गया हमारा इम्पैक्ट। इम्पैक्ट कैसे क्रिएट करें? मैं इम्पैक्ट और इम्पैक्ट और इंटेंट। चले इम्पैक्ट की बात करते हैं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। शाह फैसल, आपसे मेरा सवाल है कि अगर थोड़ा सा पाकिस्तान की बॉलिंग पे देखा जाए, एट वन पॉइंट इट लुक लाइक इन द फर्स्ट T20 कि हमने उनको अच्छे से कंटेन कर लिया है, बट देन देयर वाज अ फ्लरी ऑफ रन्स एट द बैक एंड। तो उसमें थोड़ा सा अब्रार का रोल मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि ही केम गुड इन द लास्ट सीरीज, ही वाज वेरी सक्सेसफुल, विकेट टेकिंग ऑप्शन भी था पाकिस्तान के लिए, बट टू कंटेन रन्स at that stage in this death overs, is that really his role? You wouldn't think so because आप कोशिश करते हैं कि आप स्पिनर्स को पावर प्ले में तो लाया जा सकता है। अब्रार ने अपना रोल पावर प्ले में बहुत अच्छे से प्ले किया और फिर आप देखते हैं कि मिडल ओवर्स में उनको जो है वो यूज़ करके उनके स्पेल से आप छुटकारा पा सकते हैं। और डेथ पे आपके पास अब्बास अफरीदी जिनकी स्पेशलिटी है, और इसके अलावा शाहीन जो हैं, ही इज़ बीन गुड इन वाइट बॉल क्रिकेट। आई नो हमारी उनसे तवक्कुआत और ज़्यादा की होती हैं, लेकिन अगर आप स्टैट्स उठा के देखें तो इज़ बीन कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग वेल इन वाइट बॉल क्रिकेट फॉर पाकिस्तान। यहाँ मुझे ये लगा कि शायद रिजवान ने ये चांस लिया कि लोअर ऑर्डर के बैटर्स हैं जो मिस्ट्री स्पिन पे वो फंस जाएंगे, कहीं शायद अब्रार ने और इवन सुफियान ने थोड़ी सी ग्रीडी होकर बॉलिंग की, विकेट पे गए और बैट्समैन को टाई डाउन नहीं किया, थोड़ा सा वो फ्लैटर जाते और बैटर्स को वो करते पुश के वो कोई ग्राउंड मेक करें। इंस्टेड उन्होंने वो रिस्क लिया कि शायद वो विकेट बाय कर सकें, तो वो नहीं हुआ और काफ़ी ज़्यादा रन बन गए। हालांकि 7 आउट पे पाकिस्तान ने एक तरह से उनको काफ़ी जो है अंडर प्रेशर ले आए थे, लेकिन ये कैलकुलेशंस हैं एज ए स्किपर। जैसे मैंने कहा कि रिजवान के पास ऑप्शन था कि स्पिनर्स को जल्दी ख़त्म करा के फास्ट बॉलर से डेथ कराते, इंस्टेड वो गए कि फास्ट बॉलर्स जो हैं पहले उनके ओवर ख़त्म करवा दिए कि शायद हम जल्दी इनको आउट कर दें, रैप अप कर दें। हाँ, गोइंग फॉर द किल वाला ऑप्शन उन्होंने लिया। सम डेज इट वर्क एंड इट डिडंट ऑन दैट ओकेजन, बट हैविंग सेड दैट उस पिच पे, उस आउटफील्ड पे जो इतने रन्स थे, आई थिंक दे वर गेटेबल। बिल्कुल। और बेशक हमने एक इजी पोजीशन से उनको जो है वो 180 करवा दिए, लेकिन आई थिंक कि अगर पार स्कोर देखा जाए तो इट वाज जस्ट अबाउट पार। ये नहीं कि पाकिस्तान ने कुछ ज़्यादा रन कंसीड कर दिए,
तो the onus again will come back to the batting in my opinion. बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर कैप्टनसी का ज़रूर आएगा अली। रिजवान की कैप्टनसी पे किसी को शक तो नहीं है। इससे पहले भी वो फ्रेंचाइज भी की भी कप्तानी कर चुके हैं, ऑन एंड ऑफ हमने उनको देखा है, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी फॉलो किया है। लेकिन थोड़ा सा आपको स्ट्रेटिजिकली ज़रा ज़्यादा अब इक्विप करना पड़ेगा अपने आप को। हमने यही देखा कि डेविड मिलर ने जब चार्ज किया विच वॉज एमिनेंट, तो पैनिक बटन दब गया। एंड मे बी वो ओवर्स की कैलकुलेशन भी इज समथिंग जब आपको सोचना पड़ेगी कि मैंने ग्राउंड टू ग्राउंड डिफरेंट करनी है। देखिए, आई थिंक रिजवान हैड ऑन ऑफ डे, ये आपको मानना होगा। इट वाज सिंपल, ऐसा नहीं है कि सर्टनली इज बिकम अ बैड कैप्टन या उसकी खराबी होना शुरू हो गई। जस्ट एक ऑफ डे था, वही मिसकैलकुलेशन की वजह से। आई एग्री विद शाह फैसल, आई थिंक ही वेंट फॉर द किल कि शायद वो 20वें ओवर की बारी ना आए, वो 18वें या 19वें ओवर में वो बॉल आउट कर दें साउथ अफ्रीका को। बट दैट डिडंट हैपन। यू हैव टू गिव द क्रेडिट टू वे जॉर्ज लिंडा प्लेड। आई थिंक ही वाज वेरी सेंसिबल, ही वाज वेटिंग फॉर दैट वन ओवर। उसको कहीं ना कहीं अंदाजा था कि एक ओवर लेफ्ट आर्मर का आएगा तो वो उसको जैसे कहते हैं ना कि लूट सकता है, तो उसने उसका वेट किया। तो क्रेडिट उसको देना पड़ेगा जिस तरीके से उसने आखिरी 2-3 बैटर्स के साथ उसने बैटिंग की, वेरी सेंसिबल। हालांकि वो आखिरी वो सिंगल भी नहीं ले रहा था पहली बॉल में, वो खुद फेस कर रहा था। वो तो बाद में पता चला कि वो दूसरा प्लेयर भी इतना अच्छा खेल सकता है। वो उसने सबको सरप्राइज कर दिया कि यार ये भी अच्छा खेल रहा है। बट उसको क्रेडिट देना पड़ेगा। आई थिंक ओवरऑल पाकिस्तान ने बुरी बॉलिंग नहीं की थी, अच्छी बॉलिंग की थी। मिसकैलकुलेशन हुई, शायद उन्होंने थोड़ा ओवर, आप कह सकते हैं कि वो थोड़ा ओवर थिंक कर गया कि हम आउट कर लेंगे। लिंडा ने अच्छा खेला, यू हैव टू गिव इट टू हिम। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक मेरे ख्याल से बड़ा एक पर्टिनेंट सब्जेक्ट अब बनता जा रहा है कि पावर हिटिंग कैपेबिलिटीज़ जो हैं पाकिस्तान टीम की, उनको बहुत आड़े हाथों लिया जा रहा है। शायद हम बहैसियत क्रिकेटिंग नेशन भी डर रहे हैं इस लफ्ज़ से, शायद हम सोच नहीं पा रहे कि एक्सपर्ट एक ये भी फील्ड है। बट शुएब भाई, आपकी इसमें क्या राय है? क्योंकि एक वाज़ेह फ़र्क हो जाता है जब आप T20 में कैलकुलेट करते हैं कि आपकी ऑपोजिशन ने कितने छक्के लगाए हैं, आप कितने लगा चुके हैं, और फिर क्या वो एबिलिटी है जिस तरह की क्लासन में या मिलर में नज़र आई, क्या हमारे रैंक्स में या हमारे कल्चर के अंदर वो पावर हिटिंग एबिलिटी आएगी? क्लासन को लाया गया ना, मिलर को लाया गया ना, किसी ने सेलेक्ट किया था ना कि ये खेलेंगे, ये T20 के फॉर्मेट के बैट्समैन हैं, ये आके करेंगे, तो कोई लाया है ना। अब जब कोई लाएगा ही नहीं तो टीम कैसे बनेगी भाई? अब जब कोई जिसको आउट ऑफ द स्किन खेलना ही नहीं आता तो उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो ये कर लेगा? क्लासन इज कट फॉर रोल प्लेयर, उनको आइडेंटिफाई करके उसको सिस्टम से निकाल के आगे चलाया गया उसको। वो तो अनफॉर्चुनेट है, क्लासन वर्ल्ड कप ख़त्म नहीं कर सकता, फाइनल तो अकेला ले गए थे। सो आइडेंटिफाइंग द टैलेंट, उसके लिए मेरे ख्याल रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, इसमें एक बड़ा काबिल आदमी चाहिए जो आपको टीम बना के दे, आपके लिए अगेन इम्पैक्टफुल प्लेयर ला के दे, उसको पता हो कि मेरे रोल डिफाइन है। बट थिंग इज़ अनफॉर्चुनेट है यार, अब हम इसमें ज़्यादा क्या डिबेट कर सकते हैं? हम रोज़ डिबेट करते हैं और यही कहते हैं यार कि कोई विजनरी बंदा आया है, क्योंकि सिस्टम तो बेचारा वही है जिसमें टोटल फाइनेंस भी नहीं है। मैंने कल भी कहा था, फाइनेंस का भी मसला हमारा बहुत है। फाइनेंशली हम स्ट्रांग होते तो शायद कहीं और दुनिया में खड़े होते हैं, और अगर फाइनेंस ही होता तो अट्रैक्ट करता तकरीबन कोई ये 300 मिलियन पॉपुलेशन को भी कि यार आप इट्स अ करियर, इसमें से आप पैसे कमा सकते हैं। बट फॉर दैट करियर यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल। फॉर दैट, इन ऑर्डर यू टू बी प्रोफेशनल एंड गेट सिलेक्टेड इन द टीम और इन द T20 फॉर्मेट और एनी फॉर्मेट में, तो ये एक रिगरस रगड़ा, जिसे कहता हूँ मैं, रिगरस रगड़ा वो लगता तो शायद आपकी एक बेंच स्ट्रेंथ आपकी खड़ी हो जाती। बट अगेन there is no finance, जो best available talent है, you just can walk in and play for Pakistan at the same time. But the thing is, you need somebody without a system, out of the system. I mean, I think the new coach is very good. I think he can pick up the good talent if he does do that within 3-4 months time. If he has a good run for another year or two, so I'm sure he'll be able to make a team, यार। बिल्कुल शुएब भाई, जो आपने ये पॉइंट अभी मेंशन किया कि आइडेंटिफाई करना है, तो आइडेंटिफाई तो हमने अगर कुछ साल पहले तक जाकर देखें तो आइडेंटिफाई तो हमने शायद किए ऐसे प्लेयर जैसे आसिफ अली थे, इम्पैक्ट प्लेयर, आजम खान थे, लेकिन हम परसिस्ट नहीं कर सके इन प्लेयर्स के साथ। इज दैट लैक ऑफ पेशेंस या इज दैट लैक ऑफ डेवलपमेंट, या ये क्या इसका ये कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए? आसिफ ने तो मैच, आसिफ अली तो बेहतरीन आपका इम्पैक्ट हिटर था, वो स्पिनर्स को भी लूटता था मिडिल ओवर में और आखिर में फिनिशर भी था। तो अगर उसको 15 बॉलें मिलनी थी, 20 बॉलें मिलनी थी, 25 मिलनी थी, तो उसमें जितना उसने परफॉर्म किया, अब उससे एवरेजेस मांगते हैं, उससे अब आप सारी चीज़ें मांगते हैं। हालांकि उसने कितने मैचेस पिछले साल तक आपको जिता के दिए हैं। और आई मीन यू मिसिंग आउट ऑन अ प्लेयर लाइक आसिफ अली। और इफ्तिखार पे आपने किया था, तो इफ्तिखार को भी आप कर सकते थे, बॉलिंग कर सकते थे, बैटिंग कर सकते थे। द थिंग इज़ दैट वो पर्सनल चॉइसेस आ जाती है ना। आई डोंट थिंक दैट
हम इतना फार साइटेड हैं कि हम ये देख सकें यार हमने इसको खिलाना है उसको खिलाना. बेसिकली I didn't take it that seriously for the last 5-6 years, to be honest. And last 20 years, I've been seeing the deterioration of Pakistan cricket team. तो इससे ज़्यादा मैं कोई एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था, बिकॉज कोई विजनरी आदमी आया नहीं, ना बोर्ड में आया, ना कोई कोचिंग स्टाफ में ऐसा. आई डोंट थिंक ऐसा कोई नाम जिसे कह सकते हैं यार इसकी लेगेसी क्रिएट हुई है. और बॉब वुलर बहुत अच्छा था, बट आई थिंक इज ही हैड अ गुड टीम ऑन हिज हैंड. आई मीन ही हैड मी, ही हैड एवरीबॉडी, यू नो, ऑन द टेस्ट सीरीज अगेंस्ट इंडिया. एंड वी वन वहाँ पे इंग्लैंड से भी जीते हम होम ग्राउंड में, फ्लैट ट्रैक्स के ऊपर जीते. तो ऐसा कोई विजनरी आया नहीं आफ्टर इमरान खान के, जैसे आप कहें कि यार निकले. वसीम अकरम थे जिनको कह सकते हैं कि हमारी टीम बनी, उसमें पूल ऑफ टैलेंट इतना ज़्यादा आ चुका था कि जहाँ पे इनएविटेबल हो गया था जायद और मुझे खिलाना, और आपको खिलाना पड़ना था बिकॉज आपके पास कुछ चारा नहीं था. तो वो एक रश ऑफ जो गश ऑफ ब्लड आया है, न्यू गश ऑफ ब्लड जो पहुंचा है 96 में, तो वो तो अब आपको मिलेगा नहीं. कोई सकलैन नहीं मिलेगा, अफरीदी नहीं मिलेगा, रजाक, ये कट फॉर रोल पावर हिटर थे. वसीम अकरम खुद थे, विकी भाई थे. आई मीन लाइक वो तो खैर एक मम्बा ऐसा बन गया था जैसे जिससे आप कह सकते हैं यार कि ऐसी तो लॉट हमने कभी दुनिया में नहीं देखी. ऐसी कोई आर्ट हमने दुनिया में नहीं देखा. कोई दूसरा कर रहा है, कोई फास्टेस्ट कर रहा है, कोई शाहिद अफरीदी की तरह तेज 140 पे बॉल कर रहा है एज अ स्पिनर. यू नो, ही विनिंग टेस्ट मैचेस ऑन हिज ओन, इज विनिंग वनडेज ऑन हिज ओन. सकलैन जीत रहा है. सकलैन को आखिर में बॉलिंग करा देते थे वसीम भाई. एक तो वो हमारे पल्ले पड़ गया था सकलैन, क्योंकि वो आखिर में मैच जिता जाता था, हालांकि टेल अंडर्स पे हमारी बारी होती थी. बट द थिंग इज सकलैन बिकेम अ फिनोमेना. तो आई थिंक अब वो हम अब ढूंढना चाहते हैं वो चीज़ें कि यार हमें मिल जाएं दोबारा, वो नहीं मिलेंगे. बट जब तक आप एक विजनरी बंदा, या आई थिंक आकिब इज अ ग्रेट गाय. इट्स अबाउट टाइम टू गिव हिम अ गुड रन फॉर कपल ऑफ ईयर्स, 3 years, मेक अ ब्रेक. आई थिंक फॉर पाकिस्तान टीम तो चलती रहेगी. अगर ये लेगेसी छोड़ना चाहे तो विल बी फन. बिल्कुल. और मेरे ख्याल से अगर मिले भी तो शायद हम उनका सही यूज़ नहीं कर सके. उसमें बहुत सारे नाम ऐसे जहन में आते हैं. आज़म का नाम आता है, खुशदिल शाह को हम लेकर आए. हमने बहुत सारी कोशिशें की, इवन जिस तरह शुएब भाई ने कहा, इफ्तिखार और आसिफ की भी बात है. लेकिन इन तमाम चीज़ों को ज़रा एनालाइज करेंगे और कौन से ऐसे प्लेयर्स रहे हैं जिनको हम लेकर तो आए स्ट्रक्चर में, लेकिन एक बार फिर उनको नंबर्स गेम में डाल के बाहर कर दिया और बहुत जल्दी बाहर कर दिया. इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद. देखते रहिए, गेम ऑन है. वेलकम बैक टू गेम ऑन है. और जिस तरह ब्रेक से पहले भी हमने कुछ प्लेयर्स के बारे में गुफ्तगू की है, तो थोड़ा सा मैं टेक ज़रूर लूँगा इन स्टूडियोज़ भी कि क्या हम इनको मिसमैनेज हमने कर दिया, या बहुत जल्दी खिला दिया, या बहुत जल्दी बाहर कर दिया. ये डिबेट तो चलती रहेगी, लेकिन इनका क्या टेक है. और उसके बाद फिर आपको चैम्पियंस कप की तमाम डिटेल से भी आगाह करेंगे और आपको अपडेट भी देंगे. बट फैसल भाई, वी हैव टू कंसिडर दिस कि बहुत सारे लोगों को इसी बेस के ऊपर लाया गया कि वो वाली क्रिकेट खेल रहे हैं जो मॉडर्न डे की रिक्वायरमेंट है. उसमें आज़म खान का नाम सबसे पहले आता है, फिर खुशदिल को भी बीच में लेकर आए, इफ्तिखार, आसिफ अली को भी हम ऑलरेडी ट्राई कर चुके थे. बट उनको हमने कहीं नंबर्स गेम में डाल दिया और फिर बहुत जल्दी रिजल्ट ओरिएंटेड कर दिया. और अभी इसी तरह हम देख रहे हैं कि इरफान खान न्याजी को लेकर आए हैं उसी नंबर के ऊपर. लेकिन शायद वो जिस तरह हिजाब ने कहा कि हम बहुत ही इम्पेशेंट है कि जल्दी से ओवरनाइट रिजल्ट्स मांगते हैं और फिर समेट देते हैं प्लेयर्स को. जिस तरह कल बात कर रहे थे एक ब्रोकन सिस्टम की, आप टैलेंट आइडेंटिफाई करते हैं. आसिफ अली खेले, ठीक है, उनकी कुछ स्ट्रेंथ थी. जब आप इंटरनेशनली खेलते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ नज़र आ जाती है, ऑपोजिशन आपकी वीकनेसेस को भी पकड़ लेती है. सेम गोज़ फॉर खुशदिल शाह, सेम गोज़ फॉर इफ्तिखार अगेंस्ट रिस्पिन. लेकिन उनकी हिटिंग प्रॉविस इन तीनों की बहुत ज़्यादा है. किसी की एक रेंज में ज़्यादा है, किसी की दूसरी रेंज में. तो यहाँ हमारे पास NCA है, हमारे पास टॉप कोचेज़ हैं, टॉप एनालिस्ट हैं. तो क्यों ना उन प्लेयर्स को ले जाया जाए, उनको भट्टी में से गुजारा जाए कि यहाँ आप खुशदिल, आप काउ कॉर्नर आपका अच्छा है, बॉलर ने अब आपको वाइड ऑफ द ऑफ स्टंप करनी है, तो यहाँ पे आप ये एरियाज टारगेट करें. सेम गोज़ फॉर इफ्तिखार, रिस्पिन उनको जो है वो और उनको अपॉर्चुनिटीज़ दें कि या अगर आपसे हाथ नहीं पिक हो रहा. पाकिस्तान में स्पिन के खेलने के बेहतरीन बैटर्स मौजूद हैं. इंजमाम हो गए, यूसुफ भाई खुद हो गए. तो ऐसा कोई इशू नहीं है. उनको बता सकते हैं कि आप हैंड से कैसे पिक कर सकते हैं, ऑफ द पिच, इन द एयर, आप सीम सिलाई घूमता क्या, कुछ ना कुछ तो वो टिप्स दे सकते हैं. तो ये जो प्रोसेस है, प्लेयर्स को आजकल के मॉडर्न डे में जितनी टेक्नोलॉजी है, जितने एनालिसिस हैं, कोई भी कभी भी ऐसा आपका प्लेयर नहीं आएगा जो उसी गेम प्लान पे, अपनी स्ट्रेंथ पे सारा करियर खेल जाएगा. इवेंचुअली जो है वो वर्कआउट होगा. तो वन स्टेप अहेड जो सिस्टम का ये काम है कि उसको रिपेयर करे और उनको उस आगे वाले सीजन में अगले चैलेंज के लिए तैयार करे. तो वो हम करते नहीं हैं. और जैसा आपने कहा कि हम नंबर्स पे जाते हैं,
एवरेजेस पे जाते हैं, हालांकि किसी की 4 गेंदों की बारी आ रही है, किसी की 2 की आ रही है, 6 की आ रही है, लेकिन हम उनको जज करते हैं यार लेकिन ये तो फैसल फेल भाई हो जो गया। ऐसा प्लेयर होता है पूरी दुनिया के अंदर, उसको आपको ना एक जरा ओपन लीज देनी पड़ती है। Exactly. सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल ग्लेन मैक्सवेल की है कि ऑस्ट्रेलिया को पता है कि शायद 10 में से 2 मैचेस में चलेंगे, लेकिन वो पूरा मैच 2 फिर सिंगल हैंडेडली जिताएंगे, और जो 8 फेलियर्स हैं वो उनको ओपन लीज दी जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ पर हम पहले 3 से तो कंसिस्टेंसी डिमांड कर लेते हैं, लेकिन जब वो उस फिनिशर की बारी आती है तो हम सोचते ही नहीं है कि यार अगर उसको 12 गेंदों पर 30 करना है या 6 गेंदों पर 18 करना है तो वो 10 में से एक बार करेगा, आपको वो 9 फेलियर्स को भी एक्सेप्ट करना है। बिल्कुल करना पड़ेगा। और मैक्सवेल को भी आप देख लें, जो प्लेयर आज मैक्सवेल है वो आज से 7-8 साल पहले वो नहीं था, उसकी एवोल्यूशन को भी देखें ना, वो भी प्रोसेस देखें, तो फिर रिजल्ट आपका जो है उसको कंपेयर करें। तो हमारे यहाँ ये चीज़ है, प्लेयर्स हैं, आइडेंटिफाई करने की बात है, उनके साथ पेशेंस की ज़रूरत है, और उनको अगले चैलेंज के लिए हर सीरीज़ के बाद अगली सीरीज़ एक नया चैलेंज है। आप भूल जाएं कि पिछले में आपने क्या किया। तो वो जो बैक एंड पे आपका थिंक टैंक है, जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में बैठे हुए लोग हैं, वो स्ट्रेटिजिस्ट होने चाहिए, वो प्लानर्स होने चाहिए, और एक एक इंडिविजुअल, क्योंकि बात बड़ी अच्छी उस दिन हो रही थी कि पाकिस्तान टीम में के लिए पिक होना भी बहुत मुश्किल होना चाहिए और ड्रॉप होना भी बहुत मुश्किल होना चाहिए। तो यहाँ पिक भी जल्दी करते हैं, ड्रॉप भी जल्दी करते हैं, और नतीजा फिर जाहिर है हमारे सामने ही है। बिल्कुल, एंड आई थिंक बड़ा पर्टिनेंट है कि ऑल ऑफ अस शुड हैव दैट पेशेंस एज अ क्रिकेटिंग नेशन भी। बिल्कुल, एंड आई थिंक ये बिल्कुल सही बात है। और आई थिंक थोड़ा सा हमें एल्गोरिथम शायद एडजस्ट करने की जरूरत है। मे बी द टॉप 3 शुड बी जज्ड ऑन अ डिफरेंट एल्गोरिथम एज द बॉटम 3 और द लोअर मिडिल ऑर्डर और द लोअर ऑर्डर। आई गेस वही वाली बात है कि मे बी दे डोंट फॉल ऑन द सेम पैटर्न, नॉट ऑल द 11 प्लेयर्स। हाँ, उनके रोल्स डिफरेंट हैं, तो जाहिर है उनका क्राइटेरिया भी डिफरेंट होगा कि आपने क्या उसमें देखना। एक प्लेयर 4 गेंदें खेल के 12 रन बनाता है, 14 रन बनाता है, तो उसके लिए ही इज डन हिज जॉब, उसने अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया। आपका ओपनर है, वो 25 गेंदों पे जो है वो 35 बनाता है या 40 बनाता है, तो इट्स अ डिफरेंट क्राइटेरिया। उसको ज़्यादा टाइम था, उसने ज़्यादा गेंदें खेली, इनके पास कम टाइम था, इन्होंने कम गेंदें खेली, तो जाहिर है अब यू कांट सबको आप एक पल्ले में नहीं रख सकते। बिल्कुल, they can't always be in that same criteria as well. But speaking of cricket, a lot of cricket is happening on the domestic end. Absolutely, and now we'll be moving on towards the Champions Cup और बात करेंगे जो 2 मैचेस डबल हेडर था आज चैंपियंस कप T20 का, राइट हेयर इन पिंडी। तो हम दोनों मैचेस की आज बात करेंगे। पहला मैच जो था बिटवीन UMT मार्कोर्स एंड ABL स्टैलियंस, जो कि गया बिल्कुल लास्ट डिलीवरी तक। दैट वाज डेफिनेटली अ थ्रिलर। फ़खर जमान और ख्वाजा नाफे जो हैं वो UMT मार्कोर्स के लिए टॉप स्कोरर रहे। उस्मान तारिक और ताहिर ने 2-2 विकेटें अपने नाम की, और ABL स्टैलियंस जो है वो just 3 runs short on the very last delivery. Maas Sadakat stood out once again, Mohammad Haris the captain, and Nisar and Sarwar stood out as the bowlers as well. Absolutely, and I think a very down to the wire game. This is what you expect. लोग बार बार कह रहे थे कि कंपैरेटिव नहीं हो रहा, तो आज हमने 194 भी देख लिया, आज वो बड़ा स्कोर भी हो गया, और फिर दूसरी तरफ हमने ये भी देख लिया कि एक लास्ट ओवर थ्रिलर भी हमें मिल गया। एंड ऑब्वियसली वी मूव ऑन टू द सेकंड मैच एज वेल, वेयर ऑफ कोर्स लायंस वर इन एक्शन वंस अगेन, और बड़ा ही ज़बरदस्त है मेरे ख्याल से। जब भी अब बात कर रहे हैं, अब जब दूसरी मैच समरी भी आपको दिखाएंगे, नूरपुर लायंस 194, Anglo Dolphins 159, so there you go, Nurpur Lions winning by 35 runs, Imamul Haq scoring 65, Khushdil Shah 57, not out on 22, and then of course Farhan scoring 54 and Tahir 29, and then you have the bowlers as well. Musa taking 4 wickets, exceptional bowling by him, and 3 wickets on the other end for Qasim, and 1 wicket for Fahim and Salman Irshad as well. तो बड़े दोनों इंटरेस्टिंग इनकाउंटर्स हो गए, एंड आई थिंक वो जो हम इम्पैक्ट प्लेयर्स जिनकी कुछ बात कर रहे हैं, बिल्कुल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इस सेकंड गेम में खुशदिल शाह वाज द इम्पैक्ट प्लेयर विद द बैट एंड विद द बॉल, सिंगल हैंडेडली टेकिंग द गेम अवे फ्रॉम द एंग्लो डॉल्फिन्स। तो इसी तरह के इम्पैक्ट प्लेयर्स की आपको इंटरनेशनल लेवल पे भी जरूरत है जो दोनों स्पॉट्स फिल कर सकें। बिल्कुल, और एक ऐसे इम्पैक्ट प्लेयर हैं जिनके बारे में पूरी कौम पूछ रही है कि वो क्यों टीम का हिस्सा नहीं बन रहे, और वो है फ़खर जमान। और फ़खर जमान का मैं शोएब भाई आपसे लाजमी पूछना चाहूँगा कि अभी वो डोमेस्टिक में तो परफॉर्म करें, ही इज़ बीन एक्सेप्शनली वेल इन दिस टूर्नामेंट सो फार, लेकिन जब आप ओवरऑल देखते हैं तो ऑब्वियसली क्रिकेट बोर्ड की तरफ से यही कहा गया कि शायद वो अभी फिट नहीं है पूरे तरीके से, लेकिन टीम में तो बाकायदा तौर पर कमी नज़र आ रही है फ़खर जमान की। हाँ जी, बिल्कुल नज़र आ रही है, और आपको नज़र आती रहेगी, बिकॉज वो एक अच्छा और बड़ा और मैच्योर और इन्वेस्टेड प्लेयर है। उसको आपने अभी खाम खा बार बिठा दिया है, आना की जंग बना दिया, ऐसी जिद में बार बिठा दिया, बट आई थिंक आप ना खिलाएं तो उसकी ज़रूरत आपको पड़ जाएगी, आज ही तो कल फिर ज़रूरत पड़ जाएगी, आपको खिलाना पड़ेगा, ठीक है, बट ही नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू स्टॉप गिविंग द स्टेटमेंट, बिकॉज इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर हिम टू जस्ट गो आउट देयर एंड टॉक विद द बैट एंड गिव परफॉर्मेंसेज। यार छोड़ो, कहाँ पड़ गए बीच में, बिकॉज करियर आगे छोटा होता है, हम लड़ झगड़ के अपने करियर बहुत छोटे कर गए।
It is no point. I'm suggesting as a older brother कि आप अपना आराम से अब मुंह बंद करके आराम से खेलते रहें और परफॉर्मेंसेस दें, बिकॉज ही इज़ द नीड ऑफ द टीम. दैट वो मिडिल ऑर्डर में कहते हैं या नहीं, वो पूरा ओपनर है. इमेजिन साइम और फ़खर ओपन कर रहे हों तो आपको जो इम्पैक्ट चाहिए वो आपको मिलेगा नहीं. वो मार मार के भुरता निकाल देंगे पहले से ही. सो आपका बड़ा सिंपल सा है, मतलब कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है. लड़के हैं आपके पास, उनको तरतीब में खड़ा करना है और उनसे काम लेना है, बस दैट्स अबाउट इट रियली. और कितना मुश्किल बनाया हुआ. जो नहीं है, नहीं हिट मार सकते, नहीं इम्पैक्ट डाल सकते, नहीं फिनिश कर सकते गेम, बट ठीक है यार, थैंक यू. हो गया आपका 4-5 साल का आपका पूरा हो गया, थैंक यू वेरी मच. आप चलें, अब खेलें, दूसरे फॉर्मेट खेलें. बट T20 फॉर्मेट इज़ वेरी रूथलेस, क्योंकि बाकी दुनिया की टीमें ऐसे खेल रही होती हैं जैसे कि छुरी कांटे निकाले होते हैं, उन्होंने मारी जा रहे होते हैं. ग्लेन मैक्सवेल की आप बात कर रहे थे, तो ग्लेन मैक्सवेल अकेला नहीं है ना, उसके साथ ट्रेविस हेड भी खेल रहा है ना, वेड भी खेल रहा है, उसके साथ स्मिथ भी खेल रहा है, उसके साथ 10 के 10 मैच विनर खेल रहे हैं. हमारे यहाँ टोटल यानी कि 1-2 ही होते हैं, वो भी नज़र कम ही आते हैं बेचारे. जो एक नज़र आया था वो बाहर बैठा हुआ स्टेटमेंट दे के फ़खर जमान. सो अगेन आपको बस थोड़ा सा आपको निकलना पड़ता है, थोड़ा सा बचना पड़ता है, अना से बचना पड़ता है, थोड़ा सा जिद छोड़ दें, कोई बात नहीं. बच्चा है, दे दी स्टेटमेंट कोई बात नहीं, बट एज लॉन्ग एज इज विनिंग द सीरीज़ फॉर यू. पेचा नहीं डालते, और बस खाम खा पेचा डाल दिया. साउथ अफ्रीका में अगर वो जिस तरह विकटें बनी हुई हैं, पीछे बॉल आता है, बड़ा मज़े का आता है. सीमेंटेड काइंड ऑफ विकटें होती, इतनी सीमिंग ट्रैक नहीं होता, बड़ा मज़े का खेलता है यहाँ पे. सो आई वुड सजेस्ट ब्रिंग हिम बैक ASAP, बिकॉज नाउ बिकॉज फ़खर, शाहीन, बाकी सारे जितने लड़के हैं लाहौर कलंदर के हैं, उनका कोच है अपना, तो दे हैव अ काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद दिस कोच. तो वो इनसे बेस्ट करा लेगा, और वो आई एम श्योर जब बोर्ड का अपना भी गुस्सा पूरा हो जाएगा तो ही विल बी बैक. बिल्कुल. ऐसा तो ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है that फ़खर ज़मान is a match winner. He's shown that over and over again. उसमें भी कोई दो राय नहीं है कि वो फिट है कि नहीं, ये भी हाँ, बड़ा वो क्लियर fit है. है. फिट है. He's playing हाँ, तो and he's fit. he looks happy, he looks content. एक piece of information फ़खर की ये है कि वो क्रिकेटिंग इंजरी नहीं, he was out through illness. Oh, और and he's recovering from that. okay. तो वो टाइम दिया गया है. ऑफिशियल वर्ड मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं मुझे ये भी देखने को मिला था कि उनकी वो जो इलनेस है जिससे वो रिकवर कर रहे हैं, वो मैच फिटनेस के लिए ये टूर्नामेंट खेल रहे हैं. तो जैसे शोएब भाई ने कहा कि होपफुली विल बी बैक सूनर रादर देन लेटर, क्योंकि जितने वो इम्पैक्ट की बात हो रही थी, जितने फ़खर इम्पैक्टफुल हैं, पाकिस्तान में उनके साथ का प्लेयर नहीं है इस वक्त कोई. बिल्कुल. इम्पैक्ट की बात हम कर रहे थे, तो फर्स्ट मैच की अगर बात करें तो एक और एक्साइटिंग नाम जो हमें देखने को मिला वो था ख्वाजा नाफे का. तो अली भाई, मैं आपसे ज़रूर उसके बारे में जो है वो व्यूज़ लेना चाहूँगी, बिकॉज ही प्लेड PSL एज वेल. उन्होंने कोयटा के साथ खेला था, एंड ही गॉट लाइक वेरी फ्यू गेम्स, बट ही मेड एन इम्पैक्ट ऑन देम. और सेम हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है दैट ही इज़ बीइंग कंसिस्टेंट एंड ही इज़ बीइंग गुड. सो ख्वाजा नाफे का जो आर्क है उसको आप किस तरह देख रहे हैं, उसकी जो प्रोग्रेस है इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, हाउ डू यू लुक अपॉन दैट? देखिए, ही सर्टनली हैज़ इम्प्रूव्ड. उसकी वो जो कंसिस्टेंसी है उसमें बहुत वाज़ेह फ़र्क हमें नज़र आया. PSL में हमने देखा था एक इनिंग उन्होंने खेली थी, उसके बाद थोड़ा डाउनफॉल आ गया था, डिप आ गया था उनकी परफॉर्मेंस में. बट यहाँ पे क्योंकि ये मुश्किल कंडीशंस हैं, ये इतनी आसान कंडीशंस बैटिंग के लिए है नहीं. रावलपिंडी में एक्स्ट्रा बाउंस है, अर्ली ऑन बॉल थोड़ा सीम एंड स्विंग भी होता है. तो वहाँ पे वो जिस तरीके से पॉजिटिव बैटिंग कर रहे हैं, आई थिंक बहुत होपफुल हूँ मैं कि उनका फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है. नॉट जस्ट नाफे की बात करें, उनके अलावा 2 प्लेयर्स और भी ऐसे नज़र आए हैं हमें अभी तक जो नए यंग बैटर्स हैं. क्योंकि हम बैटर्स को देख के थोड़े एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि बहुत कम मिलते हैं, इसलिए हम भी आजकल बहुत एक्साइटेड हैं. एक हसन नवाज़ को देख के बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, जिस तरीके से उन्होंने 2 मैचेस में बैटिंग की, फुल ऑफ इंटेंट, पॉजिटिविटी, स्किल, एवरीथिंग, यू नेम इट, ही हैज़ इट. एंड देन मां सदाकत, ही इज़ अनदर प्लेयर जिनके ऊपर आपको आँख रखनी होगी, नज़र रखनी होगी. उनके अंदर भी वो सारे गुण मौजूद हैं जो हमें मॉडर्न डे बैटर्स या मॉडर्न डे क्रिकेट के लिए ज़रूरी होते हैं. तो ये 2-3 प्लेयर्स ऐसे हैं जो हमें चैम्पियंस ट्रॉफी से हम प्रीटी मच होपफुल जो कि उभर के सामने आएंगे, जिनके ऊपर हमें जिनका ख्याल करना होगा, नरिश करना होगा, थोड़ा टाइम देना होगा, तो आपको इनमें से एक अच्छे इंटेंट वाले प्लेयर मिलेंगे. अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ है कि सिर्फ ख्याल नहीं करना, खिलाना भी फिर उसी फॉर्मेट में जिसमें वो परफॉर्म कर रहे हैं, ऑपोजिट ना कर दें उसको, और उनको सही नंबर पे खिलाना बहुत इंपॉर्टेंट है. यही हमने शायद इरफान न्याजी के साथ भी थोड़ी सी हमने ज्यादती की है कि आपने शाहीन को प्रमोट कर दिया और इरफान न्याजी को आपने नीचे रखा. तो उस बेचारे के दिल के ऊपर भी क्या गुजर रही होगी, उसे भी पूछ लें कि उसके गोइंग फर्दर उस पर क्या उसका क्या हाल है. तो आपने ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनको सही नंबर पे खिलाएं, सही टाइम पे खिलाएं. उनको आप उनकी हिटिंग एबिलिटीज़ की वजह से लेके गए हैं, और अगर आप शाहीन को उनसे ऊपर भेज देंगे तो थोड़ा हार्ट ब्रोकन तो वो भी होंगे. बिल्कुल ऐसे ही. शाह फैसल, आप कैसे देख रहे हैं जो ये बैटिंग टैलेंट जिसको अली ने भी आइडेंटिफाई किया है
कि अगर आप ओवरऑल देखें कि वो कौन से टॉप स्कोरर्स हैं, कौन परफॉर्म करें, जिसमें नया टैलेंट आइडेंटिफाई करना है, तो उसमें कौन आपको लग रहा है कि वो ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान के लिए हो सकते हैं, जिसमें अब हम ये टॉप मोस्ट रन अभी तक देखते हैं तो हुसैन तलत ऑब्वियसली ट्राइड एंड टेस्टेड, बट जिस तरह मां सदाकत की बात हुई, फिर उमर सिद्दीक हैं, हैदर अली ऑफ कोर्स वंस अगेन एंड ख्वाजा नाफिक, तो कैसे देख रहे हैं आप इन प्लेयर्स को? बेसिकली तो मिडिल ऑर्डर बैटर्स की तलाश है, और जो प्लेयर्स जो कि फ्री फ्लोइंग स्ट्रोक प्ले, जिनका नेचुरल जो बॉल स्ट्राइकिंग एबिलिटी है वो उनकी गेम का हिस्सा है, नेचुरल है, उनमें मुझे अगर नंबर्स पे ना जाया जाए और खाली देखा जाए कि जिस तरह की बैटिंग, जिस तरह की कंडीशंस को कोप करके खेले, तो आई थिंक हसन नवाज स्टैंड्स आउट द वे ही इज टॉल, और उनकी वो प्रेजेंस है क्रीज के ऊपर। सेम गोस फॉर ताहिर बेग, और उनकी भी जो आप देख सकते हैं, उनकी जो एबिलिटी है बॉल स्ट्राइकिंग की वो बहुत नेचुरल है। एक्स्ट्रा बाउंस को बहुत अच्छा कोप कर रहे थे हसन नवाज, जैसे मैंने कहा, आई थिंक ही वाज द मोस्ट इम्प्रेसिव। मां सदाकत इज़ ओनली 19, और जो उनकी मेच्योरिटी है, और लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हैं, और वो भी जो है बाउंड्री क्लियर करना, रोप क्लियर करना, उसके लिए ऐसा नहीं लगता कि उनको जान जोखों का जो है वो रिस्क लेना पड़ता है, इट कम्स नेचुरली। और मॉडर्न डे बैटर्स के लिए वही गोइंग वे फॉरवर्ड यही है कि वो नेचुरल बॉल स्ट्राइकर्स हों, नेचुरल सिक्स हिटर्स हों, आपको कोई वो जो है अपनी विकेट का रिस्क लेके बड़ी शॉट ना खेलनी पड़े। तो ये प्लेयर्स नज़र आए हैं। और ख्वाजा नाफे की पहले बात की, वो जो एक बात यूज़ करते हैं कि करंट वाली बात, अक्सर क्रिकेटिंग स्लैंग है, लगता है कि उनमें वो है। और रेंज की आपने बात की हिजाब, तो अच्छी चीज़ ये कि ये जो प्लेयर जितने भी हमने मेंशन किए, ये किसी एक स्पेसिफिक एरिया में स्ट्रॉन्ग नहीं है, इनकी जो आर्क है वो काफ़ी बड़ी है। आप कह सकते हैं कि वो पॉइंट से लेके स्क्वायर लेग 360 तो नहीं, लेकिन 180 तक ज़रूर है। हारिस ने भी इम्प्रूवमेंट दिखाई है। हारिस पे काफ़ी क्रिटिसाइज हुआ, उनको काफ़ी मौके मिले, और जिस तरह की उनकी एबिलिटी है वो बहुत जल्दी कर जाते थे, तो हाई रिस्क वो गेम खेलते हैं वो हमेशा से। हाँ, लेकिन इस टूर्नामेंट में वो विकेट पे टाइम गुजार रहे हैं और मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशंस अपने टीम के लिए कर रहे हैं, तो उनसे भी ज़्यादा दूर नहीं नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि वो भी अच्छे प्लेयर हैं, और हमने देखा है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे क्या कर सकते हैं। उनकी दलेरी का हमें पता है, उनके टेम्परामेंट का पता है, सिर्फ ये है कि वो थोड़ा सब्र करके राइट बॉल पे जाएं, तो देयर इज टैलेंट अवेलेबल। बिल्कुल, बट बिफोर वी मूव ऑन टू द बॉलर्स, आई थिंक बड़ा क्लियर है कि उनकी इतनी ज़बरदस्त एबिलिटी थी, बट बात फिर वही आती है कि उनको जब डेब्यू कराने की बारी आई तो चौथे नंबर पर वनडे पे डेब्यू कराने की कोशिश की गई, जो ही इज़ अ T20 इम्पैक्ट ओपनर, तो बात वहीं पे फिर आ जाती है। बट लेट्स टेक अ लुक एट द टॉप बॉलर्स ऑफ द चैंपियंस कप T20 सो फार, और बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हैं जिनको डिस्कस करेंगे। उस्मान तारिक, ही इज टेकन 7 विकेट सो फार, स्टैंड्स आउट एट एन इकोनॉमी ऑफ 5.66। फिर निसार अहमद हैं, उसके साथ शाहिद अजीज़, मोहम्मद अली और मोहम्मद इब्तिसाम। तो अ लॉट ऑफ बॉलर्स हु हैव परफॉर्म्ड प्रीटी वेल सो फार एज वेल। नहीं, बिल्कुल मोहम्मद अली जो है वो स्टैंड आउट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो ही इज डन रियली वेल इन T20, जो कि हाँ, जो एग्जैक्टली दैट्स व्हाई आई वाज कमिंग एट, क्योंकि ऐसा लगता था कि मे बी दिस वाज नॉट हिज फॉर्मेट, बट आई थिंक ही इज प्रूव्ड एवरीबॉडी रॉन्ग। तो शोएब, आपसे भी इसके बारे में सवाल करूंगी कि जिस तरह आप एम्फसाइज करते हैं रेड बॉल क्रिकेट लॉन्गर फॉर्मेट खेलेंगे तो आप ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएंगे T20 के लिए। आई थिंक दैट्स द पैटर्न वी आर सीइंग विद मोहम्मद अली। जी हाँ, आपके बॉलिंग मसल डेवलप हो जाएंगे, आपका रिदम डेवलप हो जाएगा, आपका रनअप सेटल हो जाएगा। ये बिकम अ वेरी कॉन्फिडेंट फास्ट बॉलर व्हेन इट कम्स टू प्ले लॉन्ग फॉर्मेटिक क्रिकेट। जब आप ये खेलते हैं तो फिर ऑब्वियसली आपके एक रिदम जनरेट होता है, जो ज़्यादा बॉलिंग करने से आता है। वो जिम से नहीं आ सकता, वो बातों से नहीं आ सकता, सोशल मीडिया के पोस्ट से नहीं आ सकता। वो सिर्फ इसलिए आ सकता है कि जब आप बॉल ज़्यादा से ज़्यादा फेंकें अपने बाजू से, बिकॉज आपको पता ही है नेचुरल सा प्रोसेस है फास्ट बॉलिंग। इसको प्रैक्टिस बगैर प्रैक्टिस किए हुए इसको इन्हेंस नहीं किया जा सकता। ये दुनिया का ख्याल होता है कि जब फास्ट बॉलर उठते हैं और तेज़ बॉल कर देते हैं, ऐसा होता नहीं है। आपको अब मुझसे अब कहेंगे आप बॉलिंग करके दिखाओ, तो मुझसे नहीं होगी, बिकॉज मैं प्रैक्टिस में नहीं रहा, मैंने वो उतनी लंबी बॉलिंग करना ही छोड़ दी। बट बच्चों के लिए ये है कि जब अगर आप 1000 ओवर नहीं करेंगे, 700-800 ओवर मिडल में नहीं करेंगे, तो तब तक आपको अपना बॉलिंग कॉन्फिडेंस है ना, वो भी नहीं आएगा। सो आई ऑलवेज एम्फसाइज कि बॉलर्स को अपनी लाइन डेवलप करने के लिए, एग्रेशन पैदा करने के लिए, हिटिंग द सेम डेक एरियाज, वेरिएशन जो आप कहते हैं यॉर्कर्स में, आउट स्विंग यॉर्कर्स में, जो आप इन स्विंग यॉर्कर्स में बात करते हैं, क्रीज का यूज़ करना, लेंथ का यूज़ करना, पीछे करना या आगे से बाउंसर करना, एक्शन चेंज करके करना, वो सिर्फ इसी तरह ट्रायल एंड टेस्ट हो सकता है जब आप लॉन्गर फॉर्मेट खेलते हैं। तो बच्चे खेलेंगे, मैं पूरी जोर देता हूँ इस चीज़ के कि बच्चे हमारे फर्स्ट क्लास खेलें,
फर्स्ट क्लास को टेलीवाइज्ड कराएं, प्लीज़ टेलीवाइज्ड कराएं। इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ करते करते हमें कुछ 4-5 लोग नज़र आ जाएंगे। सो याद है, पीटीवी ही दिखाता था और वहीं से विक्की भाई पिक हुए, इमरान खान ने पिक किया था जब उनको, तो ये टेलीवाइज था। तो आई लिटरली एवरी नाउ एंड देन गुजरते हुए और इसको छोटे फॉर्मेट में सोशल मीडिया के ऊपर प्रमोट किया जाए जो टेलीवाइज टैलेंट होता है, ताकि हमें पता चलता रहे गाय बगाए कि हर मीडियम पे वो बच्चा ऊपर आता जाए। बट आई थिंक हमारा एक स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट को ना बेहतर होने की ज़रूरत है। उसमें फाइनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मैं एम्फसाइज करता हूँ फाइनेंस होना चाहिए, ताकि बच्चों को अब पकड़ा जाए कि बेटा ये पैसे आपके हैं, ये आपने ज़ाया नहीं करने, अब आपने 500 ओवर करके दिखाने हैं हमने, बिकॉज दिस इज़ अ ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट कम्स टू यू टेकिंग मनी होम। तो आपने ये करने हैं, ये आपने 500, 600, 700 ओवर करने, आपने 100 आउट करके देना है सीज़न का। 100 आउट करते थे सीज़न में तो नाम कहीं कैंप्स में आता था बैक इन डेज 94, 95 में। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ से यहाँ तक का सफ़र आपको 15-20 सालों में आपका कर गया। तो कोई अचंभे की बात नहीं, अगर स्क्वॉश तबाह होगी, हॉकी तबाह होगी, क्रिकेट भी तबाह हो जाए तो इसमें क्या ऐसी बात है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और वो आप डिटीरिएशन देख रहे हैं, बट सही फैसला नहीं करना हमने ठीक बंदे नहीं लाने, बस वेरी सिंपल, हमने बंदे ही ठीक नहीं लाने, ना किसी को काम करने देना है, बस रले मिले से काम करते जाते हैं। तो इससे टीमें तो नहीं बनती ना, सिस्टम तो नहीं बनते ना, उससे टैलेंट कैसे बनेगा? अब बच्चों को कौन सिखाएगा बेटा 500-600 ओवर कैसे करने हैं आपने, और उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? सो वो चाचे ताए भी मर गए हमारे साइकिलों वाले जो पिछे बनाते थे, जो हमें लाड करते थे, हमें प्यार करते थे कि यार आज बेटा कर ले 2 घंटे बॉलिंग कर ले, वो तो चाचा भी ख़त्म हो गए। सो वो मेंटोर्स भी ख़त्म हो गए जो लव ऑफ क्रिकेट के लिए आपके लिए साथ चलते थे। तो आई रियली थिंक दैट नाउ यू ओनली कैन केटर द टैलेंट विद द फाइनेंस एंड यू कैन ग्रुप देम, you can rope them when it comes to finance, and that is the only way forward when it comes to fixing Pakistan cricket. बिल्कुल श्वेब भाई, लेकिन इसमें एक सवाल सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं सिर्फ लिमिटेड ओवर्स या T20 की पर्टिकुलरली अभी बात कर लूँ, वो ये है कि आपके आखिरी 4-5 ओवर सही नहीं हो रहे, डेप्थ ओवर्स के बॉलर्स नहीं आ रहे, या वो स्किल नहीं डेवलप हो रहा। अभी हाल ही में हमने जमान खान को देखा कि वो PSL से आए, उनको यूज़ किया गया, लेकिन एकदम से फिर एक ऑब्सेशन बन गया कि नया गेंद उनको करा दें, जबकि वो डेप्थ ओवर्स या मिडल ओवर्स के सबसे अच्छे बॉलर थे, और साथ ही उनको भी साइडलाइन कर दिया गया। वो तगड़ा बॉलर था, वो बहुत तगड़ा था जमान, उसको तो छोड़ना नहीं चाहिए था। वो तो काम ही यही करता था, डेथ ओवर में बॉलिंग करता, ऊपर से बिल्कुल वो प्रेशर नहीं लेता। पठान है, अब पख्तून दे हो वो सोचे ऐसा नहीं हो सकता, वो सोचता वो नहीं था, लेकिन वो इतना परफेक्ट बॉलर था आपके लिए कि आखिरी ओवर के लिए आपके लिए वो कट फॉर रोल था। तो आई थिंक आई डोंट नो व्हाई डिड वी लूज हिम। तो वो बड़ा, और उसने क्रिटिकल स्टेज में बॉलिंग करके दी है, वो बड़ा शार्प स्मार्ट है, स्मार्ट फास्ट बॉलर, उसको स्लोअर वन भी करना आता है, तेज भी करना आता है उसको, और ऊपर से दिलेर भी है, ऊपर से हाथ भी खड़ा कर देता है मैं करूँगा आखिरी ओवर। मैंने इस किस्म के पठान आपको चाहिए भाईजान, लेकिन आई थिंक इट्स वेरी सैड टू सी दैट यू नॉट टू सी हिम द T20 फॉर्मेट एटलीस्ट। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको कंप्लीट पैकेज भी चाहिए अली, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसलिए बिकॉज आपने भी अभी डोमेस्टिक क्रिकेट बड़ी क्लोजली फॉलो किया है कि मोहम्मद अली एक ऐसा टैलेंट नजर आए हैं क्रॉस फॉर्मेट्स, जो बड़ा अच्छा एक उन्होंने स्किल लेवल अपना इंप्रूव किया। डेफिनेटली, और आई थिंक जैसे शोएब भाई ने भी बोला है कि आप जब लंबी बॉलिंग करते हैं तो एक तो आपके बॉलिंग मसल्स तो डेवलप होते हैं, आपको लेंथ का आइडिया बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है कि आपने कौन सी लेंथ पे किस फॉर्मेट में डालना है, और वो फ़र्क आपको वाज़े नज़र आ रहा है इस चैम्पियंस कप में मोहम्मद अली की बॉलिंग के अंदर। वो नज़र आ रहा है कि इसने लंबी बॉलिंग करके आया हुआ है, इस टूर्नामेंट के लिए वेल प्रिपेयर्ड आया हुआ है। ठीक है, विकेट्स अभी उतने उसने हासिल नहीं किए जितने बाकियों ने किए, बट स्टिल उसका इम्पैक्ट डिफरेंट रहा है। उसने इकॉनमी अगर आप उसकी उठा के देखें, शायद वन ऑफ द बेस्ट इकॉनमी होगी एज फास्ट बॉलर्स। तो आप डेफिनेटली आप जितना लंबी बॉलिंग करेंगे उतने आप बेहतर होंगे, आपको अपने एरिया का पता चल जाएगा, अपनी स्ट्रेंथ्स का पता चल जाएगा, इवन अपनी वीकनेस का भी पता चल जाएगा कहाँ बॉलिंग नहीं करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और फास्ट बॉलर, वो आई थिंक शोएब भाई को भी आई डोंट नो इन्होंने उसको देखा है या नहीं देखा, आई एम श्योर, ये जैसे वो कहते हैं ना तगड़ा फास्ट बॉलर, वो है शाहिद अजीज़। वो भी आपको लायंस की तरफ से बॉलिंग करते हुए दिखाई दिए। उनके अंदर भी वो दमखम है कि जिस पे ऊपर नज़र रखी जा सकती है। वो भी अच्छे तगड़े हार्ड लेंथ यूज़ करने वाले बॉलर हैं। तो ये एक अच्छे प्रॉस्पेक्ट हमें फ्यूचर में नज़र आएंगे वो भी। बिल्कुल, और उनका तो हमने बैटिंग टैलेंट भी देखा है थोड़ा बिल्कुल, सा। अच्छे ऑलराउंड क्रिकेटर वो डेवलप होंगे वो। बिल्कुल, फील्डिंग में भी पैकेज हैं और फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट स्पेशली, जैसे मैंने कल भी कहा था, जब हम पांचों टीमों को हम देखते हैं, जब वो सुबह में आते हैं
तो हर टीम के पास अच्छे तगड़े फास्ट बॉलर्स बिल्कुल। हैं। लेकिन जो पॉइंट अली और शोएब भाई ने मेक किया कि फास्ट बॉलिंग अगर आप सीजन में फर्स्ट क्लास में करें तो एक और नाम है, वो है मूसा, जो कि लीडिंग विकेट टेकर थे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में। और अब जिस तरह वो बॉलिंग कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, क्योंकि अर्लियर ऑन शादाब से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि इन फर्स्ट क्लास के मैचेस में रेस्ट और रिकवरी का टाइम नहीं था, तो ज्यादातर फास्ट बॉलर्स आपको इस टूर्नामेंट में थके हुए नजर आएंगे, उन्होंने कहा था। लेकिन मूसा एक वो वाहिद फास्ट बॉलर हैं जो बहुत तगड़े नजर आ रहे हैं। और थ्रू द एयर मूसा और आकिफ जावेद, थ्रू द एयर शायद वो सबसे तेज बॉलर हैं इस टूर्नामेंट में। और आकिफ को तो अनफॉर्चुनेटली इंजरी हो गई थी फैसलाबाद टूर्नामेंट के बाद, नहीं तो वो तो उस टूर्नामेंट में जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की थी, शायद वो इन टीम्स में जहाँ पाकिस्तान की इतनी टीम्स अनाउंस हुई हैं वो आ जाते। तो मूसा भी जो है वो बहुत तगड़े नजर आ रहे हैं, तेज नजर आ रहे हैं और फिट नजर आ रहे हैं। और आकिफ तो फास्ट बॉलिंग में तो शायद हमें बहुत सारे ऐसे नाम है, बट इट्स ऑल कि आप उनको आगे लेकर कैसे चलते हैं। एक नजर पॉइंट्स टेबल पर लाजमी डालेंगे, आपको बताएंगे कि चैंपियंस कप में इस वक्त क्या पोजीशन है पॉइंट्स टेबल के ऊपर, कौन सी टीम्स डोमिनेट कर रही हैं। एंड सो फार आई थिंक इट्स वेरी पर्टिनेंट। मार्कोस जो हैं वो अब ऊपर आ चुके हैं, 6 पॉइंट्स उनके हैं। स्टैलियंस एट नंबर 2 फॉलोड बाय लायंस, पैंथर्स विद 2 पॉइंट्स ईच। एंड स्टिल विनलेस आर द डॉल्फिन्स, जो कि अभी तक कोई पॉइंट हासिल नहीं कर पाए। तो फैसल भाई, व्हाट्स रॉन्ग विद द डॉल्फिन्स सो फार? उन्होंने बहुत डीप डाइव लगा दी लेकिन ये है कि उनका कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा। दे स्टिल सर्चिंग फॉर देयर बेस्ट 11 और क्वेश्चन मार्क्स उनकी बैटिंग पे भी हैं और बॉलिंग पे भी। तो इस वजह से उनकी परफॉर्मेंसेस में कोई अगर बैटिंग अच्छी कर लेते हैं तो बॉलिंग में रह जाते हैं और अदर वे अराउंड एज वेल। तो बाकी जो टीमें हैं वो काफ़ी वेल बैलेंस्ड हैं और उनमें ऐसा लग रहा है कि सब जो ऊपर की चारों टीमें दे आर लुकिंग टू फाइंड देयर बेस्ट 11 और कंडीशंस के हिसाब से। तो ये ऊपर की 4 टीमों में काफ़ी टाइट रन है, डबल लीग है, तो हर टीम को 8 मैच खेलने हैं। अभी डॉल्फिन्स के पास टाइम है वापसी का, लेकिन अगर वो बाकी 4 टीमें उन्हें मौका देंगी, जो कि लग नहीं रहा। बिल्कुल, मार्कोस ने तो अली डोमिनेट किया है, उनका क्या सीक्रेट है कि वो अभी तक डोमिनेट करें, लेकिन लायंस आर स्लोली नाउ क्रीपिंग अप। देखिए मार्कोस का तो सिंपल सा फंडा है कि सबसे ज्यादा जो टैलेंटेड क्रिकेटर्स हैं उन्हीं की टीम है। सबसे ज्यादा इवन जो बेंच पे वो भी उन्हीं की टीम है। सब कुछ वो मिसबा भाई का आपको मालूम है, फिर वो सारे क्रीम जो है वो मार्कोस की टीम है। बट लायंस आप टीम टू लुक फॉरवर्ड है। आई थिंक उन्होंने जैसे पिकअप किया आखिरी 2 मैचेस में, जैसे क्रिकेट उन्होंने खेली है, उनके पास उतने बड़े नाम नहीं है, सुपरस्टार्स नहीं है, बट दे जेलिंग इन वेल। इमामुल हक हैज़ बीन अ वेरी गुड कैप्टन, उन्होंने बहुत शानदार कैप्टनसी की है दोनों मैचेस के अंदर। खुशदिल शाह ने आज बहुत ही कमाल की इनिंग खेली, सो फाइनली वो भी अपना वो रिदम ढूंढ रहे हैं। उसके अलावा उनकी जो फास्ट बॉलिंग है, मूसा है, शाहिद अजीज़ है उनके पास वैस अनवर है उनके पास, वो बहुत सॉलिड टीम लग रही है। और जैसी हसन नवाज़ ने बैटिंग की है, उसके बाद खुशदिल पावर हिटिंग, आई थिंक उनको हराना आगे फ्यूचर में मुश्किल हो जाएगा इस टूर्नामेंट में। It does seem like they've found the right combination, जिस तरह आपने कहा ना, and also all of their players are basically contributing in all departments, like you said, bat, ball, field. So we'll definitely talk about some other stuff as well. अभी छोटा सा एक break लेंगे, but we'll be back and we'll talk about a lot more with our experts. Be right back on Game On है। वेलकम बैक टू गेम ऑन है। और ब्रेक से पहले बहुत सारी गुफ्तगू हुई है, लेकिन अब हमेशा की तरह आपको चैंपियंस ट्रॉफी से ज़रूर आगाह करना है कि क्या होने जा रहा है। हमने पहले भी कहा था कि अगले 24 घंटे बहुत अहम होने वाले हैं, और हर 24 घंटे के बाद यही लगता है कि उससे अगले 24 घंटे बहुत अहम होने वाले हैं। तो फैसला अभी तक कोई नहीं आया, इजलास की कोई खबर नहीं है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि बार बार यही बात चल रही है कि जो फ्यूजन हाइब्रिड मॉडल की बात की जा रही थी, भारत उससे भी अब पीछे हट रहा है। तो बात फिर वही है कि सेमीफाइनल हो, फाइनल हो, अगर आपने 1 मैच खेलना है, 2 मैच खेलना है, जो भी है, आप पूरा कंप्लीट टूर्नामेंट जो है उसको एटलीस्ट जेपरडाइज ना करें। तो शोएब भाई, जैसा कि कहा कि अभी तक कोई मुस्बत खबर नहीं है, इट्स स्टिल इन द लिम्बो, बट इट हैज नाउ कम टू अ पॉइंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन फॉर एवरीबडी इन्वॉल्व्ड। What can we do यार? I mean, like we can still hope and wish कि हाँ फैसला हमारे हक में आए। अभी तक तो ऐसी कोई खबर हमारे पास भी नहीं है, और क्लासिफाइड चीज़ें हैं, आगे पीछे से आ रही हैं, पता चल रही हैं, बट यू नो येट इज़ नथिंग इज़ कंफर्म्ड, बट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। लेट्स सी व्हाट हैपेंस यार, व्हाटएवर इट हैपेंस। पाकिस्तान इंशाल्लाह ये चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेगा, और किसी न किसी तरह से इंडिया के साथ खेला जाएगा, और खेलना भी चाहिए। इट्स गुड फॉर क्रिकेट और गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एंड फॉर इंडियन क्रिकेट एट द सेम टाइम। हमें बस कोशिश जारी रखनी चाहिए। चेयरमैन साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी एफर्ट कर रहे हैं, बट यू नो बट आवर हैंड्स आर टाइड, और अब क्या कर सकते हैं, कोई ऐसी कंफर्मेशन हमारे पास अभी इस वक्त है नहीं।
बिल्कुल और थोड़ा सा है, बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन है इसको लेके। फॉर एवरीबॉडी, फैंस इन्वॉल्वड हैं, ब्रॉडकास्टर्स हैं, इसमें Yeah. तमाम लोग हैं। थोड़ा सा हम अपने नाज़रीन को भी ब्रीफ करते हैं, जब आप इस फ्यूजन हाइब्रिड मॉडल की बात करते हैं तो उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि इसके तहत यही था कि पाकिस्तान भी अपनी जितनी अब जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स हैं इंडिया में उनको एक न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा, और इसी तरह सेम इंडिया भी जो पाकिस्तान के अंदर आईसीसी टूर्नामेंट्स हैं उनको न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने के लिए तैयार हुआ था। लेकिन उसके अंदर इंडिया ने फिर एक और पिच पॉइंट या पिन पॉइंट कर दिया, और वो ये किया कि नहीं, अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचता है तो फिर हाइब्रिड नहीं रहेगा। तो आई थिंक ये दिस इज एब्सोल्युटली अबसर्ड। मतलब वो अब वो थोड़ा सा इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है वहाँ पे, बिकॉज इट वाज सेड प्रीवियसली कि अगर सेमीफाइनल फाइनल में, चैंपियंस ट्रॉफी की बात करूंगी, अगर सेमीफाइनल फाइनल में इंडिया आता है, दे विल प्ले ऑन अ न्यूट्रल वेन्यू। पाकिस्तान डिमांडेड द सेम थिंग कि अपकमिंग टूर्स में जो इंडिया के हैं या अपकमिंग टूर्नामेंट्स में जो इंडिया में हो रहे हैं, वहाँ पे अगर इंडिया सेमीफाइनल फाइनल में आता है तो वो भी न्यूट्रल वेन्यू पर ही खेलना चाहेंगे उनको। इंडिया डजंट एग्री विद दैट। तो आपकी क्या टेक है इस पे शाह फैसल? आई मीन यू हैव टू स्टिक टू, अगर एक प्रिंसिपल पे ही कहीं रुकना है तो रुक जाएं, या फिर आपने कहना है कि प्रिंसिपल कोई नहीं और जो हम कहेंगे वैसा ही होगा, तो बात तो उसी डायरेक्शन में जाती हुई नज़र आ रही है। लेकिन डोंट फॉरगेट कि ये सिर्फ मेंस की क्रिकेट की बात हो रही है, विमेंस वर्ल्ड कप भी इंडिया में है और वो ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहाँ क्या इक्वेशन बनेगी? अब जी ये जो इतने मामलात को जो है वो कंफ्यूज कर दिया गया है और कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है, तो विमेंस वर्ल्ड कप का क्या स्टेटस होगा? क्योंकि ज़ाहिर है अगर रेसिप्रोकल बेसिस पे हो रहा है तो इसमें इट शुडंट कम इनटू मेंस एंड विमेंस, इट हैज़ टू बी द सेम। तो वहाँ क्या होगा? तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है। एक्चुअली तो बहुत अनफॉर्चुनेट है फॉर क्रिकेट। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप क्रिकेट लवर हैं, क्रिकेट एंथुजियास्ट हैं, चाहे आप ब्रॉडकास्टर हैं, फ़ैन हैं, इवन प्लेयर हैं, इवन जो आप कह लें कि जो एट स्टेक्स जो स्पॉन्सर्स हैं, तो उन सब के लिए एक ऐसी एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है जिसका ऐसा लगता है किसी के पास कोई हल नहीं है, क्योंकि जो अल्टीमेट डिसीजन मेकर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट्स नॉट इवन बीसीसीआई। तो वहाँ पे मामला आके स्टक हो गया, और विच वे इट विल गो आई हैव नो आइडिया, लेकिन नोबडी इज रेडी टू गिव एन इंच अवे, सो it may drag on for Which few way more it will days. go, nobody knows. Nobody knows. Nobody और अली भाई आपसे इस हवाले से पूछूंगी, बल्कि यू बोथ आर सीजन ब्रॉडकास्टर्स, कि ब्रॉडकास्टर्स के लिए भी ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। They put a lot of money into it, a lot of resources into it, so they obviously would like to know 6 months before or 8 months before. They need that clarity to arrange things, to make sure कि हर चीज़ flawlessly जाए, because production and broadcasting is a huge thing, it's a big part of such ICC tournaments. तो as a broadcaster यहाँ पे कितनी frustration का सामना करना पड़ रहा है लोगों को? आई थिंक किसी से भी ज़्यादा अगर किसी को नुकसान होगा तो वो ब्रॉडकास्टर्स को होगा। अगर पाकिस्तान और इंडिया नहीं खेलते हैं किसी भी वजह से, तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो ब्रॉडकास्टर को होगा, क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा स्टेक है इस वक्त इसके। इट्स जस्ट सैड, इट शुडंट हैपन, ऐसा होना नहीं चाहिए। आई थिंक कोई ना कोई मिडिल ग्राउंड ढूंढना चाहिए, दोनों ही मुल्कों को ढूंढना चाहिए कि अगर ऐसा नहीं, थोड़ा सा नरमी उनको भी दिखानी चाहिए, कुछ बड़ा दिल हमें भी करना चाहिए। तो ऐसा कुछ ना कुछ मिडिल ग्राउंड करके इस मसले को वंस एंड फॉर ऑल इसका हल निकाल लेना चाहिए कि अगर हाइब्रिड मॉडल ही रहना है तो ठीक है, फाइन, वी प्ले इन दुबई, हम दोनों टीमें वहाँ खेलते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप नहीं खेलें और हम वहाँ पे खेलें, ऐसा होना चाहिए नहीं, इक्वल होना चाहिए। तो आई होप इट वर्क्स आउट फॉर इन पाकिस्तान's फेवर, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू सी पाकिस्तान इंडिया प्ले। विमेंस का भी होगा, किसी भी फॉर्मेट पे हो, बट अभी जैसे हमने देखा ब्लाइंड टीम का वर्ल्ड कप है, इंडिया ने अपनी टीम नहीं भेजी है, तो दैट्स क्लियर कि वो लोग तो नहीं आएंगे। तो वी हैव टू फाइंड अ वे कि जहाँ पे दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाए, and it works out for everyone. बिल्कुल, and I think all we can hope for is that sanity prevails on the other side of the border. Yeah. Simple as that. हमारी तरफ से तो तमाम चीज़ें इन लाइन है, हर तरह से अकोमोडेट करने की कोशिश की गई है, लेकिन वहाँ पर जो हकदर्मी है वो जारी है और लगता नहीं है कि वो हल होगी। बट थैंक यू वेरी मच अली यूनुस, थैंक यू वेरी मच शाह फैसल, एंड थैंक यू वेरी मच शुएब अख्तर एज वेल फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू टू ऑल 3 जेंटलमैन। और बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारा एनालिसिस भी हुआ है, लेकिन अगर कल की हम आपसे बात करें तो कल आपकी और हमारी मुलाकात थोड़ी सी जल्दी होगी मैच से एंड पहले, क्योंकि ऑब्वियसली हमने मैच के बारे में भी बात करनी है। तो 8 बजे कल आप गेम ऑन है बराह रास्त देख सकेंगे पीटीवी स्पोर्ट्स के ऊपर, एंड आई एम श्योर हिजाब दैट इट्स गोइंग टू बी इवन मोर एक्साइटिंग देन टुडे, इजंट इट? Absolutely, do and die for Pakistan. Do and die Have to for win the Pakistan, series. indeed. We want to make a comeback. We have to make a comeback. But that's all we have for. And of course, you don't forget to watch the Champions Cup, which is still live on PTV Sports. आप तमाम तरह एक्शन बराह रास्त पाकिस्तान टेलीविजन स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं। और साथ ही साथ जैसा कि हमने आपको बताया कि कल आपकी और हमारी मुलाकात हो रही है 8 बजे, और बहुत सारा एनालिसिस कल भी आपके लिए लेकर आएंगे। So from me, Hijab, and our entire team of PTV Sports, it's goodbye. Game on है।